अस्सलाम वालेकुम। आई एम सनम राजपूत। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये हमारा जो पिछला टॉपिक असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी हम चल रहा था, तो उसका हमारा एक जो थर्ड जो उसका इसकी टाइप थी वो रह गई थी। वो है प्रोजेक्टिव मेथड एंड टेस्ट। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट किस चीज़ के लिए अप्लाई किए जाते हैं, इसमें क्या कौन सी हम पर्सनालिटी के बारे में वो जानते हैं इसमें। प्रोजेक्टिव वर्ड मीन्स टू एक्सटर्नलाइज इनर नीड्स, फेयर्स, इम्पल्सेस, डिज़ायर्स, इट प्रोजेक्टिव जो टेस्ट हैं उसके ज़रिए हम लोग अपनी इनर जो नीड्स होती हैं उनको जानते हैं। उसमें हमारी वो पर्सनैलिटी सामने आती है जो हमारे जिसमें हमारी इनर नीड्स होती हैं, हमारे फेयर्स होते हैं, हमारे इम्पल्सेस होते हैं, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, कोई भी वो एक्सटर्नलाइज होती हैं। जैसे हमारे अंदर छुपी हुई ख्वाहिशात, हमारे अंदर की जो डर होता है वो सामने आता है इसके ज़रिए। फ्रॉयड मेंशन प्रोजेक्शन एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म। फ्रॉयड ने इसे मेंशन किया है, प्रोजेक्टिव टेस्ट को, जो प्रोजेक्शन को वो मेंशन किया है डिफेंस में मैकेनिज़्म के ज़रिए। यानी इसका अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड के मुताबिक इट इज़ डिफेंस सिस्टम और प्रोसेस इन विच impulses, wishes and ideas are externalized because their conscious recognition would be painful to the ego। और फ्रॉयड के मुताबिक जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो डिफेंस मेकनिज़म के थ्रू काम करता है। यानी इसमें हम अपने अंदर की इनर ख्वाहिशात, जो आइडियाज़ जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको उनका वो किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। उसके ज़रिए हमारी जो इनर पर्सनैलिटी है वो सामने आती है इस टेस्ट के ज़रिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट के ज़रिए। और इसमें हमारी कॉन्शियस जो होती है, कॉन्शियस लेवल जो है वो हमारा काम कर रहा होता है, जो कि हमारा बहुत ही पेनफुल होता है और ईगो के थ्रू होके ये गुजरता है। सम ऑफ द प्रोजेक्टिव टेस्ट आर फॉलोइंग। कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम लोग पर्सनैलिटी को असेस करते हैं कि हम पर्सनैलिटी हमारी किस टाइप की है, हमारी इनर पर्सनैलिटी कैसी है। इसमें हो गया रोर्शा और इंक प्लॉट टेस्ट है, एक थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, TAT जिसे बोलते हैं हम लोग, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, और फोर्थ है ड्रीम एनालिसिस। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट है। अच्छा, ये टेस्ट दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हरमन रोर्शा 1921। ये टेस्ट जो है डेवलप किया था 1921 में हरमन रोर्शा ने। इट्स सर्टेन ऑफ 10 प्लेट्स with unstructured ink spots on its which are developed by spreading ink on ink papers। इसमें हम 10 प्लेट्स ली जाती हैं जिन पे इंक स्पॉट्स लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जगह जगह इंक स्पॉट्स लगा दिए जाते हैं। 5 प्लेट्स हैव ब्लैक एंड 5 वाइट इन फॉर्म्स एंड रेस्ट कलर फॉर्म्स। 5 प्लेट्स जो होती हैं वो ब्लैक कलर में कर दी जाती हैं, और 5 में और बाकी जो 5 प्लेट्स होती हैं उनमें वाइट इंक फॉर्म और कलर्ड में कर दी जाती हैं। और दीज प्लेट्स आर स्टैंडर्डाइज, सारी प्लेट्स स्टैंडर्डाइज होती है। सब्जेक्ट इज़ presented these plates one by one and subject has to tell what he observes in these ink formations। सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट की जाती हैं वो प्लेयर्स वन बाय वन, एक एक करके उसके सामने रखी जाती हैं, और वो उन्हें कहा जाता है कि वो बताएं कि वो इसमें इन इनके फॉर्मेशंस में से क्या वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो किस चीज़ को वो देख रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स बताएं, अपनी सोच के मुताबिक बताएं कि वो क्या क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट कैन give as many responses as he desires by viewing the plate from as many angles as he wants। सब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो इन प्लेयर्स को देखे, उनको समझे, उनमें सब इन प्लेयर्स को जिस मर्ज़ी एंगल से देखे और फिर बताए। और सब्जेक्ट उन प्लेयर्स को हर एंगल से देखता है और जो बताना चाहता है वो अपने आप वो फील करता है, जो वो बता सकता है। इसमें दिस रिस्पॉन्सेज आर इंटरप्रेटेड फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स।
इसमें हम डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सपेक्टिव होती है। इसके ज़रिए हम सब्जेक्ट की इनर पर्सनैलिटी को जानते हैं कि वो किसी भी इंक स्पोर्ट्स को या किसी भी उसको देखकर किस चीज़ का मुज़ाहिरा करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है कि वो क्या है। इससे उसकी अंदर की जो पर्सनैलिटी होती है वो सामने खुल के सामने आ जाती है। नेक्स्ट है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट यानी TAT टेस्ट है। इट वाज डेवलप्ड बाय मरे एंड मॉर्गन 1953। इसको मरे और मॉर्गन ने 1953 में डेवलप करवाया था। इट कंसिस्ट ऑफ 31 कार्ड्स। इसमें 31 कार्ड्स होते हैं। 30 कार्ड्स हैव डिफरेंट पिक्चर्स एंड 1 कार्ड इज़ ब्लैंक। 30 कार्ड्स पे डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स लगी होती हैं और एक कार्ड जो होता है वो ब्लैंक होता है। अमंग दिस सम कार्ड्स आर फॉर मेल्स एंड सम फॉर फीमेल्स। इसमें जो होते हैं कार्ड्स कुछ मेल्स के लिए होते हैं, कुछ फीमेल्स के लिए होते हैं। जैसे 10 कार्ड्स होते हैं वो मेल्स के लिए होते हैं, 10 कार्ड्स जो फीमेल्स के लिए, और जो 10 कार्ड्स होते हैं उनमें फ़ीमेल मेल दोनों के मिक्स होते हैं। अच्छा, एवरी सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंटेड 20 कार्ड्स। एक सब्जेक्ट को 20 कार्ड्स दिए जाते हैं, यानी कि 10 अगर मेल है तो 10 मेल्स वाले उसको जाएंगे और 10 जो है मेल फीमेल मिक्स वाले जाएंगे उसके पास। एंड वन ब्लैंक कार्ड, और एक उसे ब्लैंक कार्ड दिया जाता है। सब्जेक्ट इज इंस्ट्रक्टेड टू डेवलप अ स्टोरी फॉर ईच कार्ड वन बाय वन, narrating that who are characters in the picture। वो सब्जेक्टिव को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो एक स्टोरी डेवलप करे, एक स्टोरी बनाए। इन कार्ड्स को देखकर डिफरेंट टाइप्स के कार्ड होंगे, डिफरेंट पिक्चर्स होंगे, डिफरेंट पिक्चर्स को देखकर वो एक स्टोरी बनाए और उस स्टोरी में करेक्टर्स को की पूरी डिटेल बताए, स्टार्ट और एंड, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट विल बी एंड रिजल्ट ऑफ दिस स्टोरी। और वो स्टार्ट भी उसका लिखे और उस स्टोरी का एंड भी लिखे कि इस स्टोरी का स्टार्ट क्या है, किस चीज़ पे स्टार्ट हो रही है और किस चीज़ पे उसका एंड हो रहा है। व्हेन सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी इन सम ऑफ द करेक्टर्स ही व्यू हिमसेल्फ। जब सब्जेक्ट जो होता है वो स्टोरी कंस्ट्रक्ट करता है तो वो उस स्टोरी का ख़ुद को हिस्सा समझता है, खुद को उसमें फील करता है। द नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ दोज करेक्टर्स एक्चुअली बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। जो भी उसमें उसकी ज़रूरियात होती हैं, जो भी वो नीड्स के बारे में बोलता है, जो भी प्रॉब्लम्स वो उसकी पर्सनैलिटी की होती हैं, वो उसमें खुद को पाता है उन पिक्चर्स में, और उन पिक्चर्स के थ्रू वो अपनी पर्सनैलिटी प्रिस्क्राइब करता है सबके सामने। दिस हेल्प टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। ये बहुत हेल्पफुल है। इसे आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जा सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। अच्छा, अब है थर्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय योंग। ये योंग ने डेवलप करवाया टेस्ट। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 वर्ड्स। ये 100 वर्ड्स पे मुश्तमिल 100 वर्ड्स पर मुश्तमिल टेस्ट होता है। सब्जेक्ट इज़ इंस्ट्रक्टेड दैट ही विल बी प्रेजेंटेड 100 वर्ड्स वन बाय वन। सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो उसके सामने ये जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं 100 वर्ड्स वन बाय वन, वो उनको सुने और उनको देखे। आफ्टर लिसनिंग द वर्ड सब्जेक्ट हैज़ टू रिस्पॉन्ड विद अ वर्ड दैट कम्स इमीडिएटली इन हिज माइंड। सुनने के बाद आफ्टर लिसनिंग पहले सब्जेक्ट को सुनाए जाते हैं वो वर्ड्स जो 100 वर्ड्स होते हैं। सुनने के बाद उन्हें कहा जाता है कि वो रिस्पॉन्स दें, उन्होंने किस वर्ड को सुना और उनके माइंड में जो वर्ड सबसे पहले आता है वो बोलता है। टाइम टेकन इज़ नॉट इन मेकिंग द रिस्पॉन्स इज़ नोटेड। टाइम इसमें जितना भी वो देता है रिस्पॉन्स में उसका टाइम नोट किया जाता है। द रिस्पॉन्स इज़ आल्सो नोटेड, और उसका रिस्पॉन्स भी नोट किया जाता है कि उसने क्या बोला। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वट एवर फीलिंग्स एक्सप्रेशंस अराइज ऑन हिज फेस एंड इन बॉडी पोस्चर एंड आर आल्सो नोटेड। उस प्रोसेस के दौरान उसकी जो भी फीलिंग्स होती हैं, उसके जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी उसका फेस और बॉडी पोस्चर होता है आंसर देते वक्त, वो सब कुछ नोट किया जाता है।
From this responses, various complexes and sensitive areas of his life are identified that help to understand the personality of the subject. इसमें इस तरह उसके मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस का हमें रिस्पॉन्स है, उसके रिस्पॉन्स से हमें मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस उसके समझ आते हैं, सेंसिटिव एरियाज़ ऑफ लाइफ उसके समझ आते हैं। जो वर्ड उसको ज़्यादा पेनफुल उसके लिए होता है वो वर्ड बोलेगा, और वो वर्ड बोलेगा जो उसे ज़्यादा खुशी देगा, और इस तरह उसकी बॉडी एक्सप्रेशन सब कुछ नोट किया जाता है। और ये बहुत हेल्पफुल होता है पर्सनैलिटी, किसी भी सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। लास्ट हमारा है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस ये है हमारा ख्वाबों का तज्जिया जो होता है। एज सेड बाय फ्रॉइड दैट ड्रीम्स आर द रॉयल रॉड ऑफ द टू द कॉन्शियस ऑफ अ पर्सन। फ्रॉइड के मुताबिक, फ्रॉइड कहते हैं कि ड्रीम जो होते हैं हमारे अनकॉन्शियस होते हैं, हमारी अनकॉन्शियस कंडीशन होती है। उसमें एक पर्सन की, जब भी एक पर्सन जो ड्रीम देखता है वो सोते हुए देखता है, तो सोते हुए इंसान अनकॉन्शियस उसकी जो होती हैं कैफियत होती है, अनकॉन्शियस उसकी कैफियत होती है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, एनालिसिस ऑफ ड्रीम कंटेंट्स हेल्प टू फाइंड द वेरियस अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी टेंडेंसीज ऑफ द सब्जेक्ट। उसके फ्रॉइड के मुताबिक ख्वाबों के तज्ज़िये से इंसान की अनकॉन्शियस पर्सनालिटी के डिफरेंट टेंडेंसीज़ को समझा जा सकता है। इसके ज़रिए सम कंटेंट्स आर मैनिफेस्टेड इन नेचर विच डिस्प्लेज द मैटर इज़ इन ओरिजिनल फॉर्म, और कुछ इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। हाउएवर इन अदर ड्रीम्स द कंटेंट इज़ ऑफ लैटेंट फॉर्म। इसे लैटेंट फॉर्म में भी देख लिया जाता है इसको, इन ड्रीम्स को। इट मीन्स द मैटर इज़ नॉट डिस्प्लेड इन ओरिजिनल फॉर्म। और कुछ ऐसी अनकॉन्शियस कंडीशंस होती हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में बयान नहीं की जाती, जिनको हम ख्वाबों के ज़रिए देखते हैं और इसकी इनर पर्सनैलिटी सामने आती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेटेड, और इसको इंटरप्रेट किया जाता है, इसको सामने दिखाया जाता है। सच लैटेंट कंटेंट ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट इज़ अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें जो है ये जो ड्रीम्स होते हैं ये हमारी इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लैटेंट कंटेंट्स की सूरत में फ्रॉइड हैज़ गिवन अ डायरेक्टरी मेंशनिंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑब्जर्व्ड इन ड्रीम्स। फ्रॉइड ने डायरेक्टरी दी हुई है, एक डायरेक्टरी मेंशन की होती है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ों के मीनिंग्स को ऑब्ज़र्व करते हैं सिर्फ ख्वाबों के ज़रिए। यानी ख्वाबों में हमारे जो भी वो हमारे ख्वाबों में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते, जिनको हम समझते हैं हम भूल चुके हैं, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस में मौजूद होती हैं और वो हमें ख्वाबों के ज़रिए नज़र आती हैं। इनके तज्ज़िये से हमारी जो हम ख्वाबों का तज्ज़िया जब करते हैं तो हमारी इनर पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है। हमारी पर्सनैलिटी में जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिस वजह से हो रही होती हैं वो सारा हम ड्रीम के ज़रिए कलेक्ट करते हैं और फिर उसको असेस करने के बाद उसकी जो बीमारी होती है वो डायग्नोज हो जाती है। आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पेश होंगी, और अब के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।